आज आपका लेक्चर नंबर 6। सबसे पहले मैं आपको फटाफट से ये याद दिला दूं, आपकी क्लास इंडिपेंडेंस डे से पहले लगी थी ना। क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोगों ने सर्कल से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लिए हैं। जैसे अगर हम शुरुआत करें तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं, थीटा आप पढ़ चुके हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशनशिप S इक्वल्स टू आर थीटा। आप एंगुलर वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशनशिप V इज इक्वल टू आर ओमेगा। आप पढ़ चुके हैं एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, उसका रिलेशनशिप कितना होता है? अल्फा इक्वल्स टू आर, क्या होता है? AT इज इक्वल टू आर अल्फा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर होता है ना, AT इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें है कि एंगुलर वेलोसिटी है वो सर्कल के लिए ही हम यूज नहीं करते हैं, जहां पर भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है विद टाइम वहां पर आप एंगुलर वेलोसिटी किसी पॉइंट पर निकाल सकते हो। उसके क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, जिसमें आप AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू होती है v²/r, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, और AT पढ़ चुके हो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये नेट पढ़ चुके हो, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज √AC² प्लस में AT²। एंड आप पढ़ चुके हैं एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, राइट। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सेंट्रीपिटल फोर्स। यस मैम। सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि वैल्यू रखता है क्या? mv²/r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी पढ़ा, जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर एक्सेलरेटेड है, ठीक है, उस केस में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम उनको बोलते हैं, तब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। वो एक सूडो फोर्स होता है जिसका वैल्यू क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होता है, mv²/r। बस देखने का पर्सपेक्टिव अलग होता है। ठीक है। हमने पढ़ा कॉनिकल पेंडुलम, इन बोथ द केसेस सेंट्रीपिटल से भी सॉल्व किया था और सेंट्रीफ्यूगल से भी सॉल्व किया था। और हम लोगों ने डेथ वेल पढ़ा दोनों ही केसेस के अंदर, और बहुत सारे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करे थे जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमको ज्यादा हेल्प करता है सॉल्व करने के लिए। ये सारा जो डिटेल है ये आपके 5 लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। ठीक है। एक 5th लेक्चर आपको मिलेगा, उसके अंदर 5th लेक्चर में आपके उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, तो आप चेक कर सकते हो। आज हम शुरू करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन पार्ट 1। आज थोड़ा सा हमारा थ्योरेटिकल रहेगा ताकि सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो एक बार कवर हो जाए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल सेशन कर ले सकते हैं। जो भी पार्ट आज बचेगा क्लास में अगर कवर नहीं कर पाए तो वो कल मैं आपको न्यूमेरिकल्स के साथ कंबाइन करके करा दूंगी। सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यस यस बोलिए बेटा। Is that h equals to u² sin theta cos theta? h इक्वल्स टू, Yes मैम। मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कितना होगा? नहीं, ये वाला इसमें नहीं है बेटा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन फॉर्मूला किस चीज का फॉर्मूला बता रहे हो कि वर्टिकल सर्कुलर में मैक्सिमम हाइट क्या होता है? मैम लाइक एक क्वेश्चन था जिसमें लाइक एक बिल्डिंग है, उसके एक साइड से एक लड़के ने बॉल फेंका है, तो विंडो से जस्ट पास होके वो दूसरी साइड गया है। प्रोजेक्टाइल मोशन बोल रहे हैं। वो प्रोजेक्टाइल मोशन बोल रहे हो? यस मैम। हाँ, तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। सर्कल में कोई चीज मूव कर रही है, जैसे अगर एक ऐसे मूव कर रहा है तो हम उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल बोलते हैं, अगर कोई चीज ऐसे मूव कर रही है तो वर्टिकल सर्कल है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बकेट ले लो, मैं आपको इसका डेली लाइफ एग्जांपल बताती हूँ, जैसे आप लोग इसको कैसे इमेजिन कर सकते हो। एक बकेट ले लो, बकेट में थोड़ा पानी भर लो, और बकेट के ऊपर जो ये हैंडल होता है, इससे आप क्या करो, एक इस हैंडल को ही पकड़ लो, चलो अपने हाथों से इस हैंडल को ही पकड़ना है। अब क्या करेंगे, आप इसको ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। अगर आप उसको एक सर्टेन वेलोसिटी से घुमाएंगे ना, तो जब वो बिल्कुल ऊपर टॉप पे उल्टी हो जाती है बकेट, तो उसमें से पानी नहीं गिरता। यस मैम। तो ये हम देखेंगे कि कितनी वेलोसिटी से हमको उसको घुमाना पड़ेगा कि हमारे पास जो है वाटर नहीं गिरे, कितना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए। और इसकी मैं एग्जांपल बताऊं, डेथ वेल वाला भी आप ले सकते हो। डेथ वेल में अभी तक तो हमने ये वाला सर्कल स्टडी किया था, अब ये भी हम स्टडी करेंगे कि अगर उसको वर्टिकली सर्कल लेना हो, जैसे केज आपके सिलेंड्रिकल ही नहीं होते, केज आपके सर्कुलर भी होते हैं,
सो अगर आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन उसमें लेना है बाइकर को, तो उसका कितना मिनिमम स्पीड रखना पड़ेगा कि वो गिरे नहीं टॉप पॉइंट से, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है जैसे एयरक्राफ्ट होते हैं जो ये मतलब आपको इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे पे जो कुछ कुछ करके दिखाते हैं, घुमा घुमा के ऐसे करते हैं ना, सपोज उसमें एयरक्राफ्ट जो यूज कर रहा है, जो चला रहा है, और वो बंदे ने बेल्ट नहीं बांधा हुआ, तो अगर वो अपने एयरक्राफ्ट को ऐसे सर्कल में मूव करेगा तो उसको कितना मिनिमम स्पीड से मूव करना पड़ेगा कि वो अपना सीट से गिरे नहीं। ये कुछ एग्जाम्पल है। और इसका एग्जाम्पल एक वेज है, वेज पे से आपने एक बॉल को रोल कर दिया, उसको आप रोल कर रहे हैं, यहाँ पर उसका कितना मिनिमम, मतलब इसको कितनी हाइट से आप इसको फॉल कराएं कि यहाँ एक ऐसी मिनिमम वेलोसिटी मिल जाए कि इसका दोबारा से एक ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाए, मतलब ये ऐसे रोल, आगे भी तो रोल करेगी ना ये, ठीक है, तो रोल करे। तो ऐसे बहुत सारे डेली लाइफ के हमारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन का इस्तेमाल होता है, तो उसके अंदर किस पॉइंट पर कितना स्पीड होता है, ठीक है। और मान लीजिए अगर मैं बात करूं, जैसे हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं, हम लोग स्टडी करेंगे एक थ्रेड से, हमने बॉब लिया, इस बॉब को हम लोग एक सर्कल में मूव करेंगे, तो यहाँ पर वेलोसिटी उसका कितना हो, यहाँ कितना हो, यहाँ मैक्सिमम कितना हो, मतलब इसको कितना मिनिमम वेलोसिटी दे कि ये जस्ट एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। अब इसके साथ थ्रेड भी है, तो थ्रेड में कितना टेंशन हो, कहाँ टेंशन जीरो होता है, कहाँ टेंशन मैक्सिमम होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, इस तरह के बहुत टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे आफ्टर दिस लेक्चर। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये मैंने सर्कल बनाया है, हम लोग क्या करते हैं, सेंटर से एक जो थ्रेड है उससे हम लोग क्या करते हैं, एक बॉब को बांध लेते हैं। ये आपके पास बॉब है और आपने इसको एक सर्टेन वेलोसिटी दे दी va, ठीक है। अगर मान लो आपने थोड़ी सी वेलोसिटी दी, तो व्हाट डू यू थिंक क्या होने वाला है, बताओ। अगर आप इसको थोड़ी सी, जरा से आपने इसको हिला दिया, इसको जरा सी इसको वेलोसिटी मिल गई, तो क्या होगा, ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा। यस मैम, यस मैम। अगर आपने थोड़ा सा और इसको हिला दिया तो थोड़ा और बड़ा टू एंड फ्रो मोशन कर लेगा। आपने इसको इतना ज्यादा वेलोसिटी दे दिया कि ये पूरा का पूरा ऊपर घूम गया और इसने पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर दिया। ये हम सारा एनालिसिस करेंगे। अब सपोज जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम लोग स्टडी करने वाले हैं, पॉइंट नंबर 1, ए पॉइंट जो बॉटम पॉइंट है, एक आपके पास आएगा मिड पॉइंट, दिस इज योर मिड पॉइंट बी, और एक टॉप पॉइंट है सी। इन 3 पॉइंट्स को बेटा हम लोग स्टडी करेंगे। अब सपोज जो पहला हम लोग सेट पढ़ाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं ए टू बी का जो मोशन है, इसमें हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें होंगी। सपोज आपको इतना वेलोसिटी मिल रही है कि किसी पॉइंट पर आपका जो बॉब है वो यहां पहुंच गया, यहां, ठीक है। यहां हम इसकी स्पीड मान लेते हैं कि v हो गई है। इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस बताओ कौन कौन से होंगे। मान लो ये एंगल थीटा पे आ गया, इसके फोर्सेस बताइए कौन कौन से होंगे। एक तो टेंशन आएगा ना, टेंशन सेंट्रीपिटल, टेंशन आएगा और नीचे की तरफ mg आएगा। एंड हम इसको सॉल्व करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो आप कहाँ बैठे हो, बॉब के ऊपर ही बैठे हो। बॉब के ऊपर बैठे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगता है, जो इसका अंदर की तरफ एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट लगेगा ना। यस मैम, बाहर की तरफ। यस, ये लगेगा आपके पास m v स्क्वायर बाय में r हम मान लेते हैं इसका जो है रेडियस है, ठीक है, दिस इज r। क्लियर है ये चीज सबको। अब मुझे बताओ, क्या आप अंदर जा रहे हो या बाहर जा रहे हो, नहीं जा रहे ना, सर्कल में चलोगे, अंदर भी नहीं जा रहे बाहर भी नहीं जा रहे, राइट। तो यस मैम, हम लोग क्या करते हैं, हम इक्विलिब्रियम में है, ना हम बाहर जा रहे ना अंदर जा रहे, तो इन फोर्सेस को हम बैलेंस करते हैं जब हम सेंट्रीफ्यूगल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको mg का भी कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ये भी थीटा है ना, ये अगर थीटा है तो इसके पैरेलल आपने एक लाइन लिया, ये भी थीटा होगा, तो इधर कितना कंपोनेंट आएगा, mg cos थीटा आएगा, mg sin थीटा। वो हमारा कंसर्न नहीं है अभी, मुझे पता है कि सर्कल में जब वो चल रहा है तो अंदर वाला फोर्स सर्कल के और जो सर्कल के बाहर वाला फोर्स महसूस जो हमें होता है वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, यानी कि जो अंदर फोर्स है यानी कि टेंशन, दिस इज इक्वल टू mg cos mg स्क्वायर प्लस में mg cos थीटा। अच्छा, इसको सेंट्रीपिटल से सॉल्व करके देखो। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज सेंट्रीपिटल फोर्स,
ठीक है, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या होगा, टी माइनस में mg cos थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाय आर। सेम बन रहा है ना, किसी से भी कर सकते हो। मैंने सेंट्रीफ्यूगल से करा, मैं उसके ऊपर बैठ गई और मैं देख रही हूँ अंदर की तरफ इसके ऊपर लग रहा है टेंशन, बाहर की तरफ लग रहा है एक mg का कंपोनेंट, एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि स्यूडो फोर्स है, वो हम लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, जो उसका ओरिजिनल एक्सेलरेशन है, जैसे जहां मैं बैठी हूँ, ठीक है, अगर इस बॉब की बात करें, इसका ओरिजिनल एक्सेलरेशन किधर है, अंदर की तरफ, इसके अपोजिट आप लगाते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल हो सेंट्रीफ्यूगल हो, किसी से भी सॉल्व करते हैं, आपको ये एक इक्वेशन मिल गई कि इसमें क्या टेंशन लगेगा। इसको जरा ऑब्जर्व करो, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, v स्क्वायर है ना, स्पीड है, m r पॉजिटिव है, एंड mg cos थीटा a से b के बीच में, अगर हम बात करें, ये आपके पास a से b के बीच में थीटा एक्यूट एंगल है, मतलब 0 से 90 जा रहा है, 0 से 90 ये जो चीज होती है पॉजिटिव रहेगी, 0 to 90 में ये क्या होगा, पॉजिटिव, m तो पॉजिटिव है, g पॉजिटिव है, एंड कोस वो भी पॉजिटिव है, यानी दोनों टर्म्स पॉजिटिव, तो यानी टेंशन पॉजिटिव है a to b। ये बात सबको क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? एक बार और बता दीजिए। देखो, हमने क्या करा, हमने पहले फोर्सेस को बैलेंस कर लिया, क्योंकि वो बॉब ना अंदर जा रहा ना बाहर जा रहा, तो अंदर वाले फोर्सेस को बाहर वाले फोर्सेस के बराबर कर लिया, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। पहला एक्सप्रेशन से देखें तो स्पीड जो है उसका स्क्वायर है, ठीक है, m है r है, ये पूरा टर्म पॉजिटिव ही बनेगा, mg cos थीटा, थीटा जो है, मान लो ये पॉइंट है a, ये कोई रैंडम पॉइंट है जो हमने लिया था, या फिर b पॉइंट है, a से b तक आप जा रहे हो, थीटा की वैल्यू 0, 30, 60, 45, 90, इन सभी पे cos थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 0 से 90 तक cos थीटा पॉजिटिव है, पूरा टर्म पॉजिटिव है, तो टेंशन पॉजिटिव रहेगा a to b। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ इट। क्लियर है ये चीज? यस मैम। अब मुझे एक बात बताओ, स्पीड जो है वो घट रही होगी या बढ़ रही होगी? मैम बढ़ रही होगी। मैम घट रही होगी, ग्रेविटी मूव कर रहा है ना, नीचे की तरफ ग्रेविटी का फोर्स है, ठीक है, तो स्पीड जो है ऊपर जाते हुए घटेगी। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपका जो स्पीड है a to b to c, v जो है आपके पास a to b to c इज डिक्रीजिंग, ठीक है, वो घट रहा है, लेकिन घट रहा है कोई बात नहीं, उसका वैल्यू नेगेटिव नहीं हो गया, mv स्क्वायर बाय r ये जो टर्म है अभी पॉजिटिव रहेगा, mg cos थीटा भी पॉजिटिव रहेगा, टेंशन पूरा पॉजिटिव रहेगा। ये बात सबको समझ में आ गई? यस और नो? मैम स्पीड कैसे घटेगी? स्पीड कैसे घटेगा, अच्छा ये मेरे को बताओ, आप लोगों ने काइनेमेटिक्स पढ़ा है ना, आप एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो धीरे धीरे जाके एक मैक्सिमम पॉइंट पे स्पीड 0 होती है। यस मैम। आपका जो अंडर ग्रेविटी मोशन है, नीचे अर्थ का पुल है, फोर्स है, जो कि उसको उसकी स्पीड को धीरे 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 घटाता रहता है। आप ऐसे भी कह सकते हो इनिशियली जो उसका काइनेटिक एनर्जी था वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और तब जाके आपके पास v0 हो जाता है, ठीक है, तो इस वजह से स्पीड आपका घटेगा, a से c तक घटेगा, फिर c से a दोबारा बढ़ेगा। क्लियर है? यस मैम। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या a से b तक के मोशन में ये जो बॉब है वो सर्कुलर मोशन में रहेगा या सर्कुलर मोशन को छोड़ देगा? क्या लगता है आपको? जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है कि कैन पार्टिकल लीव सर्कुलर पाथ फ्रॉम a to b? क्वेश्चन आपके पास है, कैन पार्टिकल लीव सर्कुलर पाथ फ्रॉम a to b? देखो, सर्कुलर पाथ वो तभी छोड़ता है जब आपके पास टेंशन जो है या तो वो 0 हो जाए या टेंशन आपके पास लेस देन 0 हो जाए। अगर आपके पास टेंशन पॉजिटिव है तो वो सर्कुलर पाथ को नहीं छोड़ सकता, मतलब वो खिंचा हुआ है ना तार, अब वो कॉन्स्ट्रेन्ड मोशन है, वो क्या करेगा, a से b तक पूरा टेंशन आपको मैंने बता दिया कि पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है ही नहीं, टेंशन इज
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, टेंशन बड़ा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव तो हो ही नहीं रहा, यानी कि आपके पास ए से बी तक सर्कुलर पाथ को वो नहीं छोड़ेगा। मान लीजिए आपने स्पीड कम दे दिया तो ये हो सकता है कि एक पॉइंट पर जाकर स्पीड घट 0 हो जाए, हो सकता है ना, आपने जो स्पीड दिया है जितनी भी काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, एक पॉइंट पर जाके 0 होगा, फिर वो वापस से ऐसे करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा ना। अगर आपने स्पीड क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। मान लो स्पीड अच्छा दे दिया कि वो बी तक चला गया, यहाँ आके उसका स्पीड 0 हो गया, फिर वापस आ गया, ठीक है। तो ए से बी तक जब तक टेंशन पॉजिटिव है वो सर्कुलर आर्क में ट्रेवल कर रहा है या सर्कुलर पाथ पे ही ट्रेवल कर रहा है, वो बंधा हुआ है सेंटर से, वो सर्कल में ही चलेगा। क्लियर है ये बात सबको? Yes, Yes ma'am. or Yes, ma'am. So no, or as tension is positive from A to B. तो हमेशा याद रखें वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ए से बी का जो मोशन है उसके अंदर जो पार्टिकल है, जो आपने जो बॉब लिया है, जो बांधा हुआ है, वो सर्कुलर आर्क में ट्रेवल कर सकता है या सर्कुलर पाथ में ही ट्रेवल करेगा, क्योंकि टेंशन हमेशा पॉजिटिव है। और ये हमने निकाल के दिखा दिया, ए से बी तक का टेंशन सारा पॉजिटिव बन रहा है, थीटा पॉजिटिव है, वी पॉजिटिव है, ठीक है, सारी टर्म्स पॉजिटिव है। टेंशन अगर पॉजिटिव है तो ए से बी तक वो सर्कुलर पाथ को नहीं छोड़ेगा। अब सवाल उठता है बी से सी तक का। अगला सवाल क्या है? बी से सी तक का। बी से सी तक का करने के लिए पहले हम लोग एक और चीज स्टडी करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ टेंशन इन टर्म्स ऑफ वी ए आर थीटा जी एंड एम। अभी जो आपने एक्सप्रेशन निकाला ना, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? देखो, टेंशन आपने निकाल लिया एम वी स्क्वायर बाय में आर प्लस में एम जी कोस थीटा। इसमें जो v है, अभी मैंने आपको बताया कि v घटता चला जाएगा, v इज डिक्रीजिंग। अगर मुझे किसी भी पॉइंट के ऊपर इस तार के अंदर टेंशन निकालना है तो आई हैव टू चेक v कि उस पॉइंट पर कितना उसका स्पीड है। क्यों ना मैं इसको थोड़ा इजी कर लूं, मैं इसको सेंटर के विद रिस्पेक्ट टू सारे टर्म्स जो है उनमें ले आऊं। जैसे इस पॉइंट पर जो उसका स्पीड है वो va है, ठीक है, तो v की जगह va आ जाए कि लोएस्ट पॉइंट पे कितना वेलोसिटी है, और इसके विद रिस्पेक्ट टू एंगल क्या है। मान लो यहाँ अगर ये पहुंचा हुआ है, ये जो थीटा है, ये क्या होगा, मतलब बेसिकली आपको v को रिमूव करना है। हमको क्या करना है? v को एलिमिनेट करना है। अभी इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। आप सारी चीजें ऑलरेडी जानते हो, बस मुझे आपको वो टॉपिक्स, वो पॉइंट्स याद दिलाने हैं कि आया कैसे। अब जैसे मान लीजिए यहां पहुंच गए, इस जगह पे आपने इतना वी दिया, चल रहा है, मैं इस पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रही हूँ, यहाँ मान लीजिए इसका स्पीड वी है, आपको पता है ये एंगल थीटा है, ये mg नीचे चलेगा, ये आपके पास इस डायरेक्शन में mg कोस थीटा आएगा एक तो, और एक आपके पास क्या आएगा, mv स्क्वायर बाय में r आ जाएगा। अंदर क्या आएगा? टेंशन। इक्विलिब्रियम की वजह से ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है ना? पढ़ा है नहीं पढ़ा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि अगर आपके पास फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो यहां से आपको देखो क्या चीजें पता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक तो आपके पास टेंशन लग रहा है। मुझे एक बात बताओ, टेंशन की वजह से जो वर्क डन होगा वो हमेशा 0 आएगा? Yes, ma'am. क्यों आएगा 0? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा टेंशन के परपेंडिकुलर है, राइट। टेंशन हमेशा अंदर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट जिस भी पॉइंट पर चेक करो, मान लो यहाँ चेक कर दे तो टेंजेंट से ऐसे दिखाओगे ना, तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट और टेंशन का बीच में एंगल है वो 90 है। वर्क डन होता है एफ डॉट एस, एफ एस कोस थीटा, थीटा इज 90, तो वर्क डन ड्यू टू टेंशन हमेशा क्या है सर्कुलर मोशन के अंदर? 0, ठीक है। और दूसरा फोर्स कौन सा है यहाँ पर? वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी वाला हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी संभाल लेती है, क्योंकि ग्रेविटी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्सेस का जितना भी रोल है वो पोटेंशियल एनर्जी में डिस्कस हो जाता है। और फ्रिक्शन तो है ही नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से कोई वर्क डन है ही नहीं, तो हम लोग ये बोलते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस में
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब पॉइंट्स हम ले लेते हैं, जैसे मुझे देखना जहां पर है ये पॉइंट मेरा पहला ए, ये पॉइंट ले लो बी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है पॉइंट ए पे, हाफ एम, एम मान लेते बॉब का मास है, ठीक है, हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इसी को रेफरेंस ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर u इक्वल्स टू 0 है, ये 0 हो गया। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा बेटा, इस पॉइंट पर जो स्पीड है वो v है, सो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना होगा, मुझे उसके लिए ये डिस्टेंस चाहिए होगा। ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो कैसे, ये देखिए ये आपके पास रेडियस आर है ना, है कि नहीं, ये आर है कि नहीं, यस मैम। आर का अगर मैं इधर कंपोनेंट लूं, जैसे अगर मैं आर दिखाऊं आपको, तो आर हम दिखा रहे हैं ऐसे, टेंशन है, ये वाला एरो टेंशन दिखा रहा है, ये आर हो गया। आर का कंपोनेंट अगर आप इधर लेते हैं इस ट्राइंगल के अंदर, तो ये कितना आएगा, आर कोस थीटा, आर कॉस थीटा, ठीक है। सो ये पूरा जो डिस्टेंस है ये तो आर है ना, यस मैम। तो ये रेड वाला कितना हो जाएगा, आर माइनस में आर, आर माइनस आर, तो ये जो बॉब पहुंचा है वो कितना हाइट ऊपर पहुंचा है, आर माइनस आर कोस थीटा, यानी यस मैम। जी एच की जगह क्या आ जाएगा, आर माइनस आर कॉस थीटा। थीटा। अब बस मुझे इसको सॉल्व करना है, मुझे इसमें v की वैल्यू निकालनी है और उसमें पुट करनी है। तो सबसे पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, एक तो मास कटेगा, देखो मास से मास सारा कट गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वी ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस में 2g इंटू में r माइनस आर कोस थीटा। हाँ जी बेटा। मैम आपने इसमें कंपोनेंट कैसे करे, इसमें बता दो एक बार। हाँ देखो, ये जो कंपोनेंट जब भी करते हैं, मैं ट्राइंगल बाहर निकाल के दिखा रही हूँ, ये बन रहा ना, ये थीटा है, राइट, ये आपका रेडियस हो गया, ये सेंटर पॉइंट था, ये पॉइंट हो गया रेडियस, ये मैंने पूरा ट्राइंगल बाहर निकाल दिया। अब इसमें क्या करते हो आप, थीटा के अलोंग जो कंपोनेंट होता है, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा दिस इज आर कोस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट होता है आर साइन थीटा वो किधर आएगा, ऐसे आएगा आर साइन थीटा, जो कि इसी के बराबर होगा, ठीक है। आई बात समझ में, पर आर साइन थीटा की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे सिर्फ वो हाइट से मतलब है, क्योंकि मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। सो मेरे पास ये डिस्टेंस आ गया आर कोस थीटा, ये पूरा जो डिस्टेंस है आर है, आर में से आर कोस थीटा माइनस कर दिया, मेरे पास ये आ गया, ये मैंने पुट कर दिया। ये जो बॉब है कितना ऊपर है, इस रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर है, आर माइनस आर कोस थीटा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकल गया ना आपका। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हो तो यही रहा है ना कि उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तभी तो आपके पास स्पीड घट रही है, यस और नो। यस मैम। अब यहाँ से वी स्क्वायर निकाल लो, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी ए स्क्वायर माइनस 2g इंटू आर माइनस आर कोस थीटा। अब जो ये फॉर्मूला है इसमें वी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। टी की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, टी आया मेरे पास एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस में एम जी कॉस थीटा। कॉस थीटा। अब इसमें मुझे वैल्यू पुट करनी है एम बाय आर, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, वी ए स्क्वायर माइनस आर जी आर माइनस आर कॉस थीटा प्लस में एम जी कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जैसे इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये आएगा एम वी ए स्क्वायर बाय में आर, यस मैम, ये आएगा माइनस में 2g इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, आर से आर मैंने काट दिया, आर कॉमन ले लिया, ये आर कट जाएगा, प्लस में एम जी कोस थीटा। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, एम वी ए स्क्वायर बाय में आर माइनस में 2g, यही आएगा ना, प्लस में 2g cos थीटा। मास कहीं मिस कर दी क्या, मास तो आएगा ही नहीं ना, मास तो काट दिया था, ये नहीं आएगा, और ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, अच्छा आएगा, यहाँ पर पुट किया ना, इसमें पुट किया ना हम लोगों ने वी स्क्वायर की वैल्यू, तो मास तो आएगा, यस यस आएगा, सॉरी बेटा
मास आएगा यहाँ पर, ये आएगा आपके पास m, और कहाँ से गायब किया था m, सो आप m और यहाँ मास भी आएगा, जब मास से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में, और ये आएगा m, सो ये आएगा m, ये आएगा m, और ये कितना बन जाएगा m, इसको आप प्लस करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2mg cos थीटा cos थीटा प्लस में mg cos थीटा। सो मेरे पास फाइनल जो रिजल्ट बन के आता है वो आता है m va स्क्वायर बाय में r माइनस में 2gm प्लस में 3m mg cos cos थीटा। थीटा। अब मेरे पास देखो फायदा हो गया, अब मेरे पास जो भी एक्सप्रेशन में टर्म है ना टेंशन वाले में, वो सारे विद रिस्पेक्ट टू दिस पोजीशन, va है मेरे पास यहाँ पर, और ये आ गया आपके पास, ये इनिशियल लोएस्ट पॉइंट पे कितना उसका स्पीड दिया गया है, g है, मास है, m है, g है, और थीटा कितना एंगल बन रहा है उसका किसी भी पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस लेवल। अब जो वेरिएबल पार्ट था वो खत्म हो गया कि आपके पास हर पॉइंट पर जो v डिक्रीज हो रहा था वो चीज घट गई। तो अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर होल सर्कल, दिस इज एप्लीकेबल फॉर होल सर्कल। अब इसमें आपको थीटा वगैरह दे दे तो आप किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकाल सकते हो, वी दे दूं, थीटा दे दूं, तो आप किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकाल सकते हो ना, आपको वी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, आपको टेंशन का एक्सप्रेशन मिल गया ना, दिस इज एप्लीकेबल फॉर होल सर्कल। आप ये सवाल करके देखो, फाइंड द करेक्ट रिलेशनशिप, आपका जो सर्कल है, सॉरी ये जो आपके पास सर्कल है, देखिए मैं दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ, क्या हो गया, ये है, मान लो मैंने 3 पॉइंट लिए हैं, पहला पॉइंट है बॉटम पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, ये रेफरेंस हो गया। तो टी, अगर मैं टेंशन का एक्सप्रेशन लिखूं, टेंशन का एक्सप्रेशन क्या है बेटा, लिखा है किसी ने नोट डाउन किया तो बताओ, m va स्क्वायर बाय में mv स्क्वायर अपॉन r, रेडियस हो गया सर्कल का, माइनस में 2gm प्लस में प्लस 3m 3m cos थीटा। cos थीटा। अभी मुझे बताओ, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहाँ पर मैं टेंशन की बात करूं, थीटा क्या है इसके विद रिस्पेक्ट टू, यहीं से सारे थीटा हमने मेजर किए ना, तो थीटा क्या हो गया आपके पास 0, ठीक है, मान लो आपने इसको va दे दिया, सो यहाँ से m va स्क्वायर बाय में r माइनस में 2gm प्लस में 3mg बिकॉज थीटा इक्वल्स टू 0। सो टी कितना आ गया आपके पास, मैम थीटा 0 कैसे लिया? आपने देखो एंगल जो लिया था बेटा, ये जो कैलकुलेशंस करी है आपने, जो थीटा लिया वो इस रेफरेंस लेवल के साथ, यहाँ से आपने सारी मेजरमेंट करनी है थीटा की। ठीक है, सो जितना भी आप ये जो हमारा एक्सप्रेशन निकलता है, ये जो थीटा हम मेजर करेंगे, ये आपके पास बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो हम सेंटर से जोड़ेंगे, रेडियस जो होगा वहां पर, उसके साथ जो एंगल बनेगा किसी भी पॉइंट पे, तो यहाँ पर है आपका, वहीं पर है, ये आपका सेंटर है, वहीं पर तो लाई कर रहे, तो एंगल कितना हो गया इसके साथ 0। तो ये आपके पास बन गया एम वी स्क्वायर बाय में आर प्लस में एम जी, निकल गया टेंशन एट ए पॉइंट। अब मुझे आप बता दो टेंशन एट बी पॉइंट क्या होगा, थीटा कितना हो जाएगा बी पॉइंट पे 0 90 डिग्री। ठीक है, कोस 90 0 हो जाता है तो पूरा ही एक्सप्रेशन गायब हो जाएगा, तो आपके पास टर्म क्या बन जाएगा एम वी स्क्वायर बाय में आर। अगर ए और बी के बीच में थीटा हो तो कैसे पता करेंगे कि वो कितने डिग्री का है? ए और बी के बीच में अगर थीटा है तो बेटा कुछ ना कुछ दिया होगा आपको, अभी आपसे तभी तो उन्होंने 3 पॉइंट पे पूछा, क्योंकि 3 पॉइंट के एंगल आपको समझ में आ रहे हैं कि वहां 0 होगा, वहां 90 होगा, और सी पॉइंट पे क्या होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री। 180। या तो आपको एंगल निकालने का कोई तरीका देंगे, कंपोनेंट्स वगैरह देंगे, कुछ तो देंगे, नहीं तो आपको ऐसे पॉइंट पे पूछते हैं जो एंगल्स आपको सीधे दिखाई देते हैं। तो यहाँ से आपको ये समझ में आता है कि सी पॉइंट पर जो ये एंगल बनेगा ये 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर टी एट सी दिस इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाय में आर माइनस में 2gm माइनस में 3mg, ये किसके बराबर हो गया एम वी ए स्क्वायर बाय में आर माइनस में 5mg। अब बता दो कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है, मैम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, कौन सा सबसे बड़ा लग रहा है आपको? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला लग रहा है। टी टेंशन ए में सबसे ज्यादा है, फिर टेंशन बी में सबसे कम होगी और टेंशन सी में सबसे कम होगी, तो एक्सप्रेशन ए जो है वो मतलब रिलेशन ए जो है वो करेक्ट है। यहाँ से कंक्लूजन निकल के आता है
ये तो हमें समझ में आ गया था। एंगल दिया रहेगा क्या बेटा? मैम, हमें क्वेश्चन में एंगल दिया रहेगा। देखो इन पॉइंट्स के लिए तो आपको पता ही है, अगर ए पे, बी पे, सी पे आपको निकालना पड़े तो आपको एंगल समझ में आ रहा है ना। जो Yes, एक्सप्रेशन है उसमें थीटा आपको पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कहाँ से निकाल रही हूँ। ये वाला जो पोजीशन है, यहाँ से एंगल सारे मेजर कर रहे हो, तो इसी पोजीशन पे तो 0 हो गया, यहाँ 90 हो गया, या यहाँ पर कितना हो जाएगा 180। अगर आप ए से बी के पॉइंट में मिड पॉइंट लेते हैं तो 45 डिग्री हो गया, और बी से सी के बीच में मिड पॉइंट लेते हैं तो 90 + 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये सवाल आपको ऐसे मिलेगा जिसमें आपको एंगल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कंक्लूजन अब देखो यहाँ मैम से। TC कैसे निकाला है? क्या मैम TC, क्या चीज, दोबारा बोलो, जोर से बोलो। मैम टेंशन एट C पॉइंट कैसे निकाला है? सी पॉइंट पर देखो, इस वाले एक्सप्रेशन, ये मेजर एक्सप्रेशन है अपना जो पूरे सर्कल के लिए एप्लीकेबल है। सी पॉइंट के लिए अब हम इस पे अप्लाई करेंगे, तो टेंशन एट सी पॉइंट एक तो होगा टूवर्ड सेंटर, ऊपर पहुंच गया ना सिर्फ बॉब, तो टेंशन तो हमेशा टूवर्ड सेंटर आएगा, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये जो टेंशन होगा इसमें एक्सप्रेशन में mva²/r, va तो यहाँ पर आपने इसको दिया था, मान लो इतनी स्पीड दे दी, वो सी पॉइंट पर पहुंच गया, माइनस में 2gm प्लस में 3mg cos 180 डिग्री, cos 180 इज -1, ठीक है, -2gm माइनस 3mg प्लस होके कितना हो गया -5mg। क्लियर है? यस मैम। यहाँ से एक पॉइंट बहुत बढ़िया निकल गया। आपको ये तो पता था कि ऊपर जाते हुए स्पीड घटती है, ऊपर जाते हुए टेंशन भी घट रही है ना, टेंशन इज यस डिक्रीजिंग फ्रॉम ए टू बी टू सी, ऊपर जाते हुए टेंशन घट रही है, एंड V इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, V इज ऑल्सो डिक्रीजिंग फ्रॉम A टू B टू C। ये बात सबको समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। सो अब हम बात करते हैं ए से बी का, सारा हमने मोशन कर लिया। ए से बी में, बी के बीच में तो टेंशन होता ही पॉजिटिव है, वहां तो जो बॉब है वो सर्कुलर पाथ को छोड़ता ही नहीं है, वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा या सर्कुलर आर्क में ऐसे मोशन करेगा अगर मान लो स्पीड कम है तो। ठीक है, अब बी से सी के बीच में बात करते हैं हम लोग कि क्या रह सकता है, क्या हो सकता है, कहाँ पर टेंशन 0 होती है, कहाँ स्पीड 0 होती है, क्या वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो अगला जो आपके पास टॉपिक है, मोशन फ्रॉम बी टू सी। और यहाँ से बड़ा ही मतलब आपको ना इतना अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सर्कल के मोशन की ना। मैम टेंशन कहाँ पर ज्यादा होगी वो मैम इक्वेशन सॉल्व करके पता चल पाएगा? हाँ जी बेटा, वैसे अब तो आपको समझ में आ ही गया कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऊपर जाते हुए टेंशन जो है वो घटेगी, टॉप पॉइंट तक घटेगी, बट टॉप पॉइंट के बाद आगे चलोगे तो फिर टेंशन बढ़ना स्टार्ट बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट लेते हैं, ये बॉब है, मान लो आपने इसको कोई एक स्पीड दे दिया, वी ही दे दिया, चलो आपने इतना दे दिया कि अब वो बी से सी के बीच के मोशन की बात पे हम डिस्कस कर सकते हैं। मान लो ये आपके पास है बॉब, तो ये चीज समझने के लिए सबसे पहले तो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? जैसे कि हम मान लेते हैं कि बॉब जो है किसी पॉइंट पर इतना स्पीड दे दिया कि यहाँ पहुंच गया, ठीक है, ये जो है यहाँ पहुंच गया इस पॉइंट पर, और ये इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल बना रहा है फाई। अब यहाँ पर देखिए वही टेंशन निकालेंगे, जैसे हमने ए से बी के बीच में टेंशन निकाली थी ना, वैसे ही हम बी से सी के बीच में अब किसी रैंडम पॉइंट पर टेंशन निकाल रहे हैं। फिर उस टेंशन वाले एक्सप्रेशन को हम ऑब्जर्व करेंगे और उससे कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। अब यहाँ पर इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बताओ जरा। एक तो mg लग रहा है नीचे, टेंशन फोर्स लगेगी मैम टेंशन लगेगी इधर, और इसी पे बैठ जाओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, इधर, mv²। सपोज यहाँ पर जो है रेडियस कैपिटल R, और इस पॉइंट पर जो स्पीड है घटते घटते मान लो v हो गई है, वेरिएबल है v आपने यहाँ पर रख दिया, अंदर आपके पास टेंशन है। अच्छा mg का कंपोनेंट भी तो आएगा, अगर ये फाई है, जैसे अगर ये पॉइंट देखें हम लोग, ये आपका यहाँ पर आपने mg लगाया, ये फाई है तो ये भी तो फाई होगा, होगा कि नहीं होगा? यानी टेंशन की डायरेक्शन में ही उसका कंपोनेंट क्या आ रहा है, mg cos फाई। तो अब यहाँ पर आप इक्विलिब्रियम करें तो क्या आएगा आपके पास, टेंशन प्लस में mg cos फाई, दिस इज इक्वल टू mv² बाय में r। मैम हाँ जी बेटा,
मैम जो फाई एंगल बना है वो बी से बनेगा ना? कहाँ से बनेगा? वो यहाँ से बनाया हमने, ये पॉइंट सेंटर मान लो, ये पॉइंट सी, सेंटर पॉइंट ओ ले लो, ओ सी के साथ। मैम इसमें आपने mg अंदर की साइड क्यों लिया? आप देखो ना, आप कैसे लोगे, जैसे पिछले वाले केस में आपने कैसे लिया, पिछले वाले केस में आपको जो एंगल मिल रहा था, जैसे ये अगर थीटा है तो ये थीटा था, तो एम जी कोस थीटा इधर लिया था। थीटा के साथ में ही जो कंपोनेंट होता है वो कोस कंपोनेंट होता है, दूसरा साइन होता है। सो यहाँ पर वो एम वी स्क्वायर बाय आर के साथ ऐड हो रहा था। अब यहाँ पर जब आप ले रहे हो तो एंगल चाहिए ना आपको, एंगल क्या बन रहा है यहाँ, अगर ये फाई एंगल है तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये फाई बनेगा। अब फाई के साथ में जो कंपोनेंट होता है वो कोस होता है, मतलब एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कोस होता है, तो कोस वाला कंपोनेंट इधर आ गया, दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा एम जी साइन फाई, जिसकी हमको अभी रिक्वायरमेंट नहीं। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब कौन से फोर्सेस की बात कर रहे हो, जो बाहर लग रहे हैं और जो सर्कल के अंदर लग रहे हैं। सो एम जी कोस फाई इसमें यहाँ अंदर की तरफ लग रहा है, जो हमने फाई लिया है ना बेटा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किधर लग रहा है। क्लियर है? मतलब मैम थीटा पे डिपेंड करता है एंगल? एंगल पे डिपेंड करता है, यस। अब हम नीचे से जब ऑब्जर्वेशन कर रहे थे वहां से हमने थीटा लिया, तब हमारे पास जो कंपोनेंट है वो किधर बना। अगर मैं यहीं पर ले लेती, मान लो ऐसे लेती हूँ, अगर मैं ये थीटा लेती हूँ तो ये एम जी था, तो यहां से समझ में आ रहा था ये थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के ऊपर ही जो कंपोनेंट गिरता है वो कोस वाला होता है ना। अब ऊपर हमारे पास फाई जो है वो इस तरीके से लिया हुआ है ऐसे, ठीक है। तो जो एंगल हमें मिला एमजी के लिए वो ये वाला मिला, और कोई एंगल ले लो वो 90 माइनस समथिंग, ये वाला एंगल लोगे तो 90 माइनस फाइव होगा, ठीक है। तो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना ना प्रॉब्लम को। आई बात समझ में? यस मैम। यस अब देखो टेंशन, पहले वाली टेंशन पॉजिटिव थी ऑलवेज फ्रॉम ए टू बी, अब ये टेंशन में सब्ट्रैक्शन भी आ गया, तो ये चांसेस है कि ये आपके पास जो है लेस देन 0 हो सकती है। चांसेस क्या है आपके पास, टी कैन बी लेस देन इक्वल टू 0 हो सकती है, डिपेंड करता है क्या कंपोनेंट है, फाई क्या है, वी क्या है, सारी चीजों के ऊपर। अब देखो लास्ट वाला न्यूमेरिकल कराने का एक रीजन था, आपको ये पता है कि ए से बी से सी तक जाते हुए टेंशन घटती है, ठीक है। अगर मेरे पास सी पॉइंट पर टेंशन बच जाती है तो सी से पहले जितने भी पॉइंट होंगे वो तो ग्रेटर देन 0 ही हो जाएगी ना। मान लो Yes. मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सी पॉइंट की बात करूँ, एट सी इफ टेंशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारे पास ए से बी सी तक पहुंचने तक जो टेंशन रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। आपको ये पता है ए से बी घटी, बी से सी भी घट रही है, आगे जाते हुए घट रही है, और यहां जाके 0 हुई है, तो इसका मतलब इससे पहले तो ज्यादा ही है, ग्रेटर देन 0 ही है। यस मैम। मान लो यहाँ 2 है, 1 है, यहाँ आके 0 हुई है, तो इससे पहले ग्रेटर देन 0 है, यानी इससे पहले जब टेंशन ग्रेटर देन 0, इससे पहले कहीं पर भी वो सर्कुलर पाथ को नहीं छोड़ेगा। सर्कुलर पाथ को कब छोड़ता है, जब आपके पास टेंशन लेस देन 0 है। टेंशन इक्वल्स टू 0 पर भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर टेंशन इक्वल्स टू 0 पर हम देखो क्या बताती हूँ मैं आपको, टेंशन इक्वल्स टू 0 पर भी स्लैक नहीं करेगा स्ट्रिंग। देखो टेंशन जब आपके पास ग्रेटर देन 0 है तो टेंशन जो स्ट्रिंग है वो स्लैक नहीं करता, वो ढीला नहीं होगा, स्ट्रिंग विल नॉट स्लैक। बाकी आपके पास स्लैक कर सकता है इक्वल्स टू 0 पर और लेस देन 0 पर, लेकिन इक्वल्स टू 0 पर आपका सवाल यही हो सकता था, मैम सी पॉइंट पर टेंशन 0 हो गया सपोज, फिर स्लैक कर जाएगा? नहीं करता। क्यों नहीं करता? ये रीजन है कि जो जब आपके पास ए से बी से सी आप जाते हैं तो जो उसको स्पीड मिलती है ना, वो स्पीड जो है, लेट अस सपोज कि सी पॉइंट पर फॉर अ मोमेंट टेंशन 0 हो गया, घटते 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 सी पॉइंट पर टेंशन 0 हो गया। अब उसके पास स्पीड तो है ना, ड्यू टू इनर्शिया कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में रहना चाहेगा, वो जरा सा आगे हुआ फिर टेंशन बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ए से सी तक घट रहा है, फिर सी से ए वापस बढ़ेगा, यस और नो? यस मैम। ठीक है। यस मैम। ड्यू टू दिस रीजन कि इनर्शिया है उसके पास, स्पीड है उसके पास, स्पीड जब आपके पास यहाँ पहुंच गया तो स्पीड जरा सा भी आगे हुआ, हल्का सा भी आगे हुआ तो टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा तो वो फिर से कॉन्स्ट्रेंट मोशन हो गया और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट कर देगा। यानी इफ एट सी टेंशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट विल कंप्लीट सर्कल, इट विल कंप्लीट सर्कुलर मोशन। अगर मान लो यहाँ पर
जो टेंशन है वो लेस देन 0 होती, तो फिर वहां पर वो ढीला हो जाता है, वो गिर जाता। ठीक है, तो टेंशन अगर ग्रेटर देन 0, उसमें तो सोचने की बात ही नहीं है, उसमें तो आराम से पूरा सर्कुलर मोशन करेगा। ग्रेटर देन 0 और उसके आगे भी उसका जो वैल्यू है टेंशन का बढ़ ही रहा है, ठीक है, और उससे पहले भी पॉजिटिव है, तो क्यों छोड़ेगा, सर्कुलर मोशन को छोड़ेगा ही नहीं। लेकिन लेस देन 0 होता तो गिर जाता, इक्वल्स टू 0 पर भी नहीं छोड़ेगा। टेंशन इक्वल्स टू 0 पर भी आपके पास ड्यू टू इनर्शिया, इट विल ड्यू टू इनर्शिया ऑफ, हम बोल सकते हैं स्पीड या मोशन, कि वो मोशन में है, स्पीड है उसके पास, तो थोड़ा सा आगे होगा, टेंशन फिर से बढ़ जाएगा, इट विल कंप्लीट सर्कुलर मोशन। सबको क्लियर है ये बात? इसमें कोई भी डाउट है तो पूछो बेटा। मैम अगर टेंशन 0 के बराबर होगा तो स्ट्रिंग है वो स्लैक नहीं होगी? नहीं होगी, सी पॉइंट पर नहीं होगी, सी पॉइंट पर नहीं होगी। उसके पास एक क्रिटिकल, देखो सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए ना उसको एक क्रिटिकल स्पीड होती है सी पॉइंट पर। उस स्पीड की वजह से क्या होता है कि वो थोड़ा सा आगे हो जाता है। अगर वो सी पॉइंट तक पहुंच रहा है तो की बात कर रही हूँ मैं, अगर वो सी पर पहुंच ही नहीं रहा तो वो तो अलग बात है। इसका मतलब ये हो गया कि बी से सी के बीच में ही कहीं टेंशन 0 हो गया, जहां 0 हो जाएगा वहां से वो फॉल करने लग जाएगा। पर सी पॉइंट के ऊपर ग्रेटर देन 0 पे और इक्वल टू 0 पर दोनों ही केसेस में वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है। ये बात सबको क्लियर है? मैम जो सी पॉइंट है वहां पे टेंशन टोटल 0 ही हो जाती है ना? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है। मैम फिर सी से तो उसे दोबारा इंक्रीज होना पड़ेगा ना वहां से? हाँ तो बढ़ जाएगी, मान लो जो भी उसकी वैल्यू उससे ज्यादा हो जाएगी। मैम अगर टेंशन लेस देन 0 होगी तो स्ट्रिंग स्लैक होगी? स्लैक हो जाएगी, गिर जाएगा, वहीं से गिरने लग जाएगा। ओके मैम। बी से सी के बीच में भी अगर टेंशन कहीं 0 हो गया तो सी तक तो जाएगा ही नहीं, जहां पर 0 हो गया वहीं से गिरने लग जाएगा। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा। सी तक पहुंच गया जैसे तैसे तो फिर हो जाएगा कंप्लीट। क्लियर है ये चीज सबको? तो ये जो कंडीशन है ना टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें अप्लाई करते हैं कि उसको कितना स्पीड होना चाहिए टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए टू कंप्लीट वन सर्कुलर मोशन, मतलब टू कंप्लीट दैट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सो आप ये कह सकते हो ना mv स्क्वायर बाय r माइनस mg कोस फाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आपके पास टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एट सी, तो यानी mv स्क्वायर बाय में r माइनस mg कोस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फाई सॉरी। होगा या नहीं होगा? यस मैम। अब यहां से देखो, पहली बात तो मास गया, v स्क्वायर बाय में r इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी कोस फाइव, यानी v इज, सॉरी r तो मैं ले ही गई, 2 बार लिख दिया मैंने, ये नहीं आएगा, v इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी कोस फाइव। आई बात समझ में? अब आपको एक चीज और भी समझ में आ रही है, यहां पर आपका पॉइंट सी है, तो मुझे बात बताओ, आपने जो फाई लिया है वो इसके विद रिस्पेक्ट टू लिया था ना, फाई की Yes, वैल्यू क्या है एट सी, अगर मैं इसमें पुट करूं फाई की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0। आपने सी के विद रिस्पेक्ट टू सारे मेजरमेंट्स करे, मतलब ऐसे, तो ये फाई क्या हो जाएगा इसी पॉइंट के ऊपर 0 होगा। तो यहां से आपके पास क्या आता है, एक v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी आर। जो v है आपका वो किससे बड़ा होना चाहिए, अंडर रूट जी आर या उसके बराबर होना चाहिए। उससे कम अगर होगा तो पहले ही कहीं टेंशन 0 हो जाएगा और वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। स्पीड मैटर करती है यहाँ पे, ठीक है? क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। अभी यहाँ से ना एक और टॉपिक निकल जाता है सीधा, क्रिटिकल वेलोसिटी। आपने शायद पढ़ा भी हो, अगर स्कूल्स में पढ़ा हो, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ी है किसी ने? बताओ, कोई डेफिनेशन पता है? वेलोसिटी at any point such that string does not
slack at that point. अभी देखो बुक्स में ना थोड़ा कंफ्यूजन है। बुक्स में वो ये कहते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है सी पॉइंट पर जब आपके पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। ये आपका यही है ना कि भाई आपकी जो v है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी आर। मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए सी पे? अंडर रूट जी आर। अंडर रूट सी आर। सी पॉइंट पे एट सी पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी जो आपके पास आई वही आपके पास क्रिटिकल वेलोसिटी है। और ये जब आई है तब आपका क्या कंडीशन आपने ली थी? टेंशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्ट्रिंग स्लैक नहीं कर रहा था ना? नो मैम। यही तो लिया था, स्ट्रिंग नहीं स्लैक कर रहा। टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट किया, वहां से v का एक कंडीशन निकाल लिया ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी आर। अंडर रूट जी आर मिनिमम वैल्यू होना चाहिए एट सी पॉइंट, वो क्रिटिकल वेलोसिटी है। इतना तो होना चाहिए सी पॉइंट पर, ठीक है, तभी आपके पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा। लेकिन सिर्फ सी पॉइंट के लिए ही क्रिटिकल वेलोसिटी डिफाइंड नहीं होती है। क्रिटिकल वेलोसिटी आप किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हो। मान लो मेरे को क्रिटिकल वेलोसिटी यहाँ निकालनी है, इसका मतलब ये है कि कितनी वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर हो कि यहां तक स्ट्रिंग नहीं स्लैक करे। कितनी वेलोसिटी इस पॉइंट पर हो कि यहां तक स्ट्रिंग नहीं स्लैक करे। आप किसी भी पॉइंट पर क्रिटिकल वेलोसिटी निकाल सकते हो, लेकिन जिस भी पॉइंट पर निकालना चाहते हो वहां तक स्ट्रिंग ना स्लैक करे। ये कंडीशन होती है क्रिटिकल वेलोसिटी की। पर बुक में सिर्फ एक ही चीज लिखी होती है कि सी पॉइंट तक पहुंच, मिनिमम वेलोसिटी कितना हो सी पॉइंट के ऊपर कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बाकी पॉइंट्स पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कंप्लीट होगा, वहां तक बस पहुंचेगा। लेकिन ये एक स्पेशल पॉइंट है कि इसके ऊपर अगर आपके पास पहुंच जाता है तो ड्यू टू इनर्शिया वो फिर पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर देता है। ठीक है, मिनिमम स्पीड पे भी कर देगा। अब मुझे बताओ टेंशन इक्वल्स टू 0 कौन सी स्पीड पे होगी? मिनिमम पे होगी या ग्रेटर देन अंडर रूट जी आर होगी? जब टेंशन इक्वल्स टू 0 है ना एट सी, तो वहां पर जो v की वैल्यू है वो क्रिटिकल वाली होती है, v मिनिमम अंडर रूट जी आर। देखो अब वहां पर जब टेंशन 0, उसके पास एक सर्टेन स्पीड है, वही स्पीड उसको ड्राइव कर देती है आगे की तरफ और टेंशन बढ़ जाता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। देखो आपने ये तो देख लिया कि टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए सी पॉइंट पे, तभी आपके पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा था। ग्रेटर देन तो समझ में आता ही है, वो तो आराम से चल जाएगा फिर। ठीक है, इक्वल टू 0 पे ये दिमाग में आता है हमारे पास कि इक्वल टू 0 पे तो स्ट्रिंग स्लैक कर जाना चाहिए था, लेकिन सी पॉइंट पर स्लैक नहीं करता। वहां पर उसके पास एक मिनिमम स्पीड होती है जो उसको आगे ड्राइव करती है और थोड़ा वहां पर टेंशन बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से फिर आपके पास वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है। क्लियर है ये चीज? बोलिए। मैम एक कंफ्यूजन है। टी इज इक्वल टू 0 होता है वो सी पॉइंट पे होता है, और टी ग्रेटर देन 0 भी सी पॉइंट पे होता है। हाँ देखो, अगर आप क्रिटिकल स्पीड ले रहे हो ना तब टेंशन वहां पर 0 है। मान लो आपने इतना स्पीड यहाँ से फेंका था ना आपने, यहाँ से मान लो आपने इतनी स्पीड दी है कि यहाँ सी पॉइंट के ऊपर जो स्पीड आ रही है वो अंडर रूट जी आर से ज्यादा आ रही है, तो टेंशन 0 से ज्यादा होगी उस टाइम पे। वो टेंशन इक्वल्स टू 0 कब है? जब आपके पास मिनिमम स्पीड है अंडर रूट जी आर। वो डिपेंड करता है ना आपने उसको क्या स्पीड दिया है। आपने बॉब को स्पीड दिया होगा तभी तो ऊपर गया वो। आपने उसको इतना स्पीड दिया कि यहाँ पहुंचते पहुंचते उसके बाद अंडर रूट जी आर ही आया है, तो यानी इस समय पर टेंशन 0 लग रहा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, ये एक चमकदार पॉइंट है, यहाँ से सीधा आगे की तरफ वो मोशन ले लेगा। अगर अंडर रूट जी आर से ज्यादा है स्पीड तो भी आपके पास ले लेगा, लेकिन तब आपके पास टेंशन ग्रेटर देन 0। यस मैम। आई बात समझ में? यस मैम। यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए। हमने एक स्पीड का कंडीशन निकाले ना, तो किस जब टेंशन ये लगाया कब था हमने? टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए लगाया था। यानी जब ये कंडीशन आप सेटिस्फाई करो, इसमें आपको मिनिमम वैल्यू भी मिल गई, और मिनिमम से अगर ऊपर है तो ऑब्वियस सी बात है कि टेंशन 0 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया आपके पास क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी। चलिए क्रिटिकल वेलोसिटी एट बी निकालते हैं। बी पे निकालते हैं। बी के लिए फाई क्या हो जाएगा? बी के लिए 90 डिग्री। 90 डिग्री होगी। 90 डिग्री। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी आपके पास टेंशन या तो ग्रेटर देन जीरो हो या बराबर हो 0, तभी तक तो पहुंचेगा। मान लो सपोज पहुंच गया,
t इज इक्वल टू 0 भी आप लेते हो, जस्ट पहुंच गया, फिर वो गिरने लग गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पर टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन लगाते हैं तो हमारे पास v निकल के आता है, ये आता है ना। सो एट b अगर हम निकालें, एट b v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी आर कोस फाई। हमने यूज क्या किया, हमारा जो सर्कल था हम कह रहे हैं भाई यहां तक पहुंच जाए, यहां तक स्ट्रिंग नहीं स्लैक करना चाहिए। आपको ये याद है, आपको हमने पहले पढ़ा था, बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, बता रही हूँ। ए से बी में आपने पढ़ा था कि टेंशन हमेशा पॉजिटिव है, यहाँ तो स्ट्रिंग स्लैक करेगा ही नहीं, पढ़ा था ना। लेकिन जस्ट इससे थोड़ा सा आगे भी अगर आप ले लोगे, यहाँ पर बी से सी में तो स्लैक कर सकता है, सी में तो टेंशन नेगेटिव हो सकती है, 0 भी हो सकती है, जहां 0 होगी वो स्लैक कर जाएगा। तो हम ये वाला कंडीशन ही ले लेते हैं कि भाई बी पॉइंट के ऊपर टेंशन या तो ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है, तो जस्ट वहां तक पहुंच जाएगा, उसके बाद वो ढीला होगा। क्रिटिकल स्पीड क्या है कि भाई वहां तक पहुंच जाए, वहां तक स्ट्रिंग ना स्लैक करे, ठीक है। इक्वल टू 0 मान लो यहाँ पर आपके पास जस्ट पहुंच गया, ठीक है। तो यहां से अगर आप फाई की वैल्यू पुट करें इस पॉइंट के लिए, फाई की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, सो वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए बी पे, 0। वी मिनिमम, क्रिटिकल स्पीड बी पॉइंट पर क्या है बेटा 0। मान लो आपने इतनी स्पीड दी कि यहाँ आके बी पॉइंट पर 0 होगी, आपने जितनी स्पीड दी वो सारी पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ तक कन्वर्ट होगी, अब वो गिरने लग जाएगा ना, टेंशन 0 हो जाएगी, ठीक है। तो वी मिनिमम आपके पास क्या होता है यहाँ पर 0, ये आपके पास क्रिटिकल स्पीड है एट बी। इससे अगर ज्यादा है स्पीड, मान लो 0 से ज्यादा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो उससे ऊपर चला जाएगा, राइट। लेकिन क्रिटिकल स्पीड क्या होगी, भाई यहाँ तक जस्ट पहुंच जाए, स्लैक नहीं करे, वो आपके पास क्या है इक्वल्स टू 0 स्पीड एट बी। अब जो रिजल्ट्स आएंगे ना आपके, वो आते हैं न्यूमेरिकल्स में। जैसे आपको न्यूमेरिकल्स में ये पूछते हैं कि वी या इस पॉइंट के ऊपर कितना आप स्पीड दें कि वो यहां तक पहुंच जाए, इस पॉइंट पर आप कितनी स्पीड दें कि वो यहां तक पहुंच जाए, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जितना आपके पास यहाँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है, यहाँ तक पहुंच गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इस पॉइंट पर, या पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये चीज हम यूज करेंगे। तो मैं आपको अभी इसको साथ में कर लोगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। करा दूं कि नहीं करा? आज के लिए काफी है, काफी हो गया। अच्छा चलो, यहाँ तक हमने क्रिटिकल स्पीड तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हम कल ये सॉल्व करेंगे वी ए कितना हो ताकि वो टू रीच बी पॉइंट, या वी ए कितना हो टू रीच सी पॉइंट। तो मैं वैसे आपको बता देती हूँ, सी पॉइंट पे रीच करने के लिए अंडर रूट 5 GR वैल्यू होती है। इतनी स्पीड दोगे ना मिनिमम ए पॉइंट पे, तभी वो यहां तक पहुंचेगा, इक्वल्स टू अंडर रूट 5 GR। अगर इससे ज्यादा दोगे तो भी पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही केसेस में वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर लेगा। मैम मिनिमम, क्या कह रहे हो बेटा? मैम ये मिनिमम वैल्यू है। हाँ, ए पॉइंट पर ये मिनिमम स्पीड होना चाहिए, जो आप स्पीड दे रहे हैं ना ए पॉइंट पे बॉब को, वो इतना होना चाहिए, तभी वो आपके पास सी तक पहुंचेगा, ठीक है। और इससे ज्यादा होगा तो भी सी तक पहुंच जाएगा, लेकिन मिनिमम इतनी होनी चाहिए। इससे कम दोगे ना तो कहीं बीच में यहाँ टेंशन 0 हो जाएगी इधर। और दोनों ही केस में, चाहे अंडर रूट 5 GR दो, चाहे ग्रेटर देन अंडर रूट 5 GR दो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो दोनों में कर लेगा ना। एक बार जब सी पे पहुंच गया फिर तो कर ही लेता है। उसके बाद बी पॉइंट वाला जो है, मैं रिजल्ट्स बता देती हूँ, जो इसका डेरिवेशन है वो मैं कल करा दूंगी। जैसे बी पॉइंट तक पहुंच जाए, उसके लिए ए पॉइंट पर जो मिनिमम स्पीड आपको देना पड़ता है वो है अंडर रूट 2 GR। इतना दोगे तो बी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। इससे कम दोगे तो इसके बीच में ही यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन करता है, इतना दे दोगे तो यहाँ तक पहुंच जाएगा। इससे ज्यादा दोगे और अंडर रूट 5 GR से कम दोगे इनके बीच में, तो कहीं बीच में टेंशन 0 हो जाएगा। और स्पीड कभी 0 नहीं होता, बी से सी के बीच में टेंशन 0 हो जाता है, स्पीड कभी 0 नहीं होता। ये चीज फिर मैं आपको कल कराती हूँ, क्लियर है? ठीक है। वैसे आप ट्राई भी करना, आप क्या करना, ए बी पॉइंट पर पहले आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी निकालना, ठीक है। और बी से सी के पॉइंट, बी सी के लिए आप लोग, ए से सी के लिए सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लेना।
जब आप ये कंडीशन निकालो कि ए पे कितना मिनिमम होना चाहिए, उसके लिए आप क्रिटिकल स्पीड्स का इस्तेमाल करोगे। मतलब जैसे मान लो बी पे पहुंचाना है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर क्या है, मिनिमम 0, ठीक है। सी पॉइंट पर क्या है, √GR, इसका इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास रिजल्ट आएंगे। सो एक बार इससे गो थ्रू जरूर होना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है बेटा, समझना बहुत जरूरी है। नोट्स मैं आपको जल्दी भेज दूंगी और कल रिकॉर्डेड क्लास भी आ जाएगी जल्दी, दोबारा से देख लेना। कोई भी डाउट हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप पे पूछो, ठीक है। पूछने से ही डाउट्स क्लियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। मैम मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। अच्छा